नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा है कि बिल्कुल पाषाण काल से लेकर के और आधुनिक भारत के इतिहास में भी राजस्थान के इतिहास की महती भूमिका है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में पाषाणकालीन जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो आपकी पुरापाषाणकालीन हो, चाहे वो मध्य पाषाणकालीन हो, चाहे वो नव पाषाणकालीन हो और चाहे आपका फिर सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उस समय की बात हो, या वैदिक सभ्यता की बात हो, या आपके आर्यों की सभ्यता, या आपकी मौर्यकालीन सभ्यता, या आपकी गुप्तकालीन सभ्यता, और चाहे आपकी हर्ष के समय की बात हो और चाहे आपके मध्यकालीन भारत की बात हो, यहां पर हर समय की सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के हर जिले में, राजस्थान के हर स्थान पर कोई ना कोई सभ्यता के प्रमाण अवश्य मिले हैं और हम जब इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्रमानुसार पढ़ते हैं, तो प्यारे दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन भी जाती है और कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। इस भूलने की समस्या और इस कंफ्यूजन की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है कि आपके एक ही वीडियो में और एक ही मैप में आपकी राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो पूरी एकदम क्लियर हो जाए। हमारा ये प्रयास है कि आपके पास एक जैसी जानकारी हो जिससे कि आप वहीं की वहीं देख सको कि वास्तव में ये जो कंफ्यूजन वाली बात है वहीं क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में आप जब जाओगे तो वो कंफ्यूजन आपके साथ नहीं रहेगी। हमारा यही प्रयास है। तो हमने इस प्रयास में राजस्थान के मैप की मदद ली है प्यार दोस्तों। इसलिए सबसे पहले हम आपको राजस्थान के मैप से परिचित कराएंगे और इसके बाद उन सभ्यताओं के बारे में बताएंगे कि उन सभ्यताओं की स्थिति कहां थी और साथ ही साथ उनकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके आरपीएससी एग्जाम में, आपके रीड की एग्जाम में, आपके आरएएस के एग्जाम में और आपके जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं होती हैं उनमें इन सभ्यताओं से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको बड़े ध्यान से देखना है और अपनी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करना है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आप बोर्ड पर, ये आपका मैप है, देख पा रहे हैं आप राजस्थान का मैप, लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, कुछ अल्फाबेट जो है एक दो ही है और कुछ में पूरे नाम लिख रहे हैं। अब तो आप इससे परिचित हो गए होंगे कि हम राजस्थान के मैप से आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम राजस्थान के जो जिले हैं कि राजस्थान में कहां पर कौन सा जिला होता है उसकी लोकेशन को देख लेते हैं। हम देखिए जो भी चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, आगे हम जितने भी वीडियो लेके आएंगे या राजस्थान के इतिहास की चर्चा करेंगे, राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको जो है सूचना इस प्रकार से, जो आपकी सूचनाएं जो है वो इस प्रकार से देने का प्रयास करेंगे जिसको आप कहते हैं, आप जैसे घड़ी है आपकी, तो घड़ी में इस प्रकार से जो घड़ी की सुई है वो चलती है, यानी आपकी क्लॉक वाइज इस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है और क्लॉक वाइज हम सूचनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में राजस्थान का मैप चलता रहना चाहिए। तो ये आपकी क्लॉक वाइज पोजीशन है। तो हम राजस्थान के जो इतिहास में जो कुछ भी बातें पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के भूगोल में जो भी बातें पढ़ेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो भी चर्चा करेंगे, वो राजस्थान के मैप में जब भी चर्चा करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको क्लॉक वाइज चलाने की। कैसे चलाएंगे? क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की सुई के अनुसार। तो अब देखिए क्लॉक वाइज का मतलब आप समझ गए हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्लॉक वाइज का मतलब इस प्रकार से हम घूमेंगे ऊपर से और इस प्रकार से घूमते हुए और फिर वापस से हम उसी स्थान पर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है वैसे हम राजस्थान के नक्शे में घूमने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो शुरुआत हमारी यहां से होती है। देखिए यहां पर SHRI लिखा हुआ है, यानी श्री, यानी ये लोकेशन है श्री गंगानगर की। इसके बाद थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपकी लोकेशन है हनुमानगढ़ की। यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है चूरू। इसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, चौथे नंबर पे है झुंझुनू। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो सीकर। इसके बाद आपका अलवर। इसके बाद आपका भरतपुर। इसके बाद आपका धौलपुर। धौलपुर के बाद आपका
थोड़ा सा इधर की तरफ अंदर की तरफ आते हैं दौसा, दौसा के बाद करौली, करौली के बाद आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद प्यारे दोस्तों थोड़ा सा हम इधर चले गए क्योंकि ये छूट रहा है, और आपके प्रदेश की राजधानी भी है जालौर, ये हमने 12वें नंबर पर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसके नीचे टोंक आ जाता है, 14वें नंबर पर बूंदी है। इसके बाद देखिए आप कोटा, यहाँ उसकी लोकेशन यहाँ पर है। फिर आपका 15वां, आपका 16वां स्थान जो है वो आपका बाना का यहाँ पर है। 17वां आपका झालावाड़ यहाँ पर है। 18वां आपका भीलवाड़ा है। 19वां आपका यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर CHTR शॉर्ट में लिखा हुआ है, यानी चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद आपका ये आपका प्रतापगढ़ है 20वें नंबर पे। इसके बाद 21वां ये देखिए आपके बाड़मेर सॉरी बांसवाड़ा की पोजीशन है। इसके बाद देखिए आप डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद फिर आपका जो है नंबर आता है 22वां उदयपुर का, सॉरी 23वां नंबर है उदयपुर का। 24वां नंबर है आपका सिरोही का। 25वां नंबर है आपका जालौर का। 26वां नंबर यहाँ पर बाड़मेर देखिए। 27वां आपका जैसलमेर, यहाँ पर आपका 28वां जोधपुर, और उसके बाद 29वां आपका बीकानेर। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम पूरा राउंड लगा चुके हैं, इस प्रकार से हम इन जिलों की पोजीशन देख चुके हैं। लेकिन अभी तक हम 29 जिलों की चर्चा कर चुके हैं, तो अब 30वां कहां पर है? तो प्यारे दोस्तों यहां पर आ जाइए दोबारा से क्लॉक वाइज। यहाँ पर नागौर है 30वें नंबर पे। इसके बाद 31 नंबर पे आपका अजमेर है, और 32 नंबर पे आपका राजसमंद है। यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका 30वां नंबर है, ये 31वां नंबर आपका अजमेर का है, और 32वां आपका राजसमंद का है, और 33वां आपका पाली जिला है, जो आपका कुल आपके राजस्थान में 33 जिले हैं। इस प्रकार से हमने पूरा क्लॉक वाइज इसको लेने का प्रयास किया है, ताकि आपको हमेशा जब भी हम चर्चा करेंगे तो आप इसी प्रकार से अपने दिमाग में बातें रखोगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो मैप है इसकी आप जो है राजस्थान का मैप आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसकी जरूर मदद ले। उसमें आप लोकेशन को देखें कि वास्तव में कौन से जिले कहां पर हैं, इनकी लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप अगर लोकेशन को नहीं समझ पाओगे तो निश्चित रूप से आप चाहे राजस्थान के इतिहास की चर्चा करो, चाहे आप राजस्थान के भूगोल की चर्चा करो, और चाहे आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करो, आपको समझ पाना एक कठिन काम हो जाएगा। इसलिए आप राजस्थान के मैप का अध्ययन जरूर करें। इसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमने चर्चा कर ली कि भाई कौन से जिले की कहां पर लोकेशन है। अब हम अपने उन सभ्यताओं की बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे ज्ञानार्जन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि राजस्थान के इतिहास में जो है पाषाण युगीन सभ्यताओं के प्रमाण कहां पर मिले हैं, आपके जो है गुप्तकालीन कहां पर मिले हैं, मौर्यकालीन प्रमाण कहां से मिले हैं, आपके मध्यकालीन प्रमाण कहां से मिले हैं, ये सब चीजें आपको सीखना और समझना जरूरी है। देखिए आप, ये आपका राजस्थान का मैप है। इसमें देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो आपका बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी और भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बारे में वीडियो पहले भी ला चुके हैं प्यारे दोस्तों। ये आपका हनुमानगढ़ जिला है, और इस हनुमानगढ़ जिले में आप देख पा रहे हो, हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू स्केच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाए। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये एक तो आपकी कालीबंगा है, इसको देखिए आप, और एक आपकी रंगपुर है, ये दोनों ही आपके हनुमानगढ़ जिले में है। तो आप देखिए कालीबंगा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां अधिक मिली हैं, इसलिए इसका नाम रखा है कालीबंगा। और इसके अलावा इसकी खोज जो है 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई, और बी लाल और बी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया प्यारे दोस्तों। और ये प्राग हड़प्पा सभ्यता है, या हड़प्पा यूनी सभ्यता भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो दुर्ग है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में, और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। प्यारे दोस्तों इसको हम बिल्कुल हाईलाइट कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इस कालीबंगा की, कि यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये विश्व के बहुत प्राचीनतम प्रमाण है जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर लकड़ी की नालियां मिली हैं, सामूहिक तंदूर मिला है। यार दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, सामूहिक तंदूर जो है वो यहाँ पर मिला है। तो ये हमने डार्क बॉक्स में रख ली है, नीले बॉक्स में रख ली है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी रंगपुर की सभ्यता भी इसी हनुमानगढ़ जिले में मिली है। यहाँ पर रंगपुर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रंग रंगीले हमारे गोवर्धन जी हैं, तो उसके आधार पर आप ध्यान रखिए कि रंगपुर में गोवर्धनधारी जो है श्री कृष्ण वाली की फलक वाले पाषाण युगीन प्रमाण मिले हैं, और अजय पाद मृण मूर्ति मिली है, और यज्ञोपवीतधारी मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। यहाँ पर कुषाणकालीन और गुप्तकालीन प्रमाण भी मिले हैं।
तो आपको इतना सा याद रखना है, हनुमानगढ़ में 2 सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं, एक तो आपके रंगपुर में और एक कालीबंगा में। प्यारे दोस्तों, कालीबंगा के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आपको एक वीडियो अलग से लाया गया था, उसमें भी बताया गया था। और इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा और रंगपुर में क्या है, गोवर्धनधारी जो है श्री कृष्ण के फलक वाला जो है मूर्ति मिली है, और अजय पाद मृण मूर्ति भी मिली है, और एक यज्ञोपवीतधारी मूर्ति मिली है, और कुषाणकालीन गुप्तकालीन यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर श्रीगंगानगर के बाद, चूंकि हमने श्रीगंगानगर शुरू नहीं किया है, हनुमानगढ़ से शुरुआत की है, क्योंकि कालीबंगा महत्वपूर्ण सभ्यता थी, इसलिए आप जरा नीचे जाइए, तीसरे नंबर पे चूरू। तो देखिए चूरू में आपका जो है कोई ऐसा वैसे प्रमाण नहीं मिला है। आप थोड़ा सा नीचे आइए झुंझुनू में, तो झुंझुनू में आपका एक स्थान है सोनारी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए सोनारी जो स्थान है, वहां पर आपको प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो ब्लू इंक से लिखी हुई है, वो ये बात है जिसको हम अब आपको जो है ये जो आपका ग्रीन मार्कर है उससे आपको यहां पर हाईलाइट कर देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। प्यारे दोस्तों, क्या मिला है, प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। जो प्राचीनतम भट्टियों के प्रमाण मिले हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीनतम भट्टियों के प्रमाण मिले हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सोनारी झुंझुनू में। तो झुंझुनू आपको सोनारी स्थान जो है वो झुंझुनू जिले में, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर प्राचीनतम भट्टियों के प्रमाण मिले हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर एक प्याले का प्रमाण भी मिला है, यहाँ पर एक प्याला भी मिला है प्राचीनतम, ये भी आपको याद रखना है। सोनारी झुंझुनू में आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो यहाँ पर प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं, और इसके अलावा यहाँ पर प्याले का भी प्रमाण मिला है। आगे चलिए, इसके बाद झुंझुनू के बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं प्यारे दोस्तों, 5वें नंबर पे आपका सीकर है। सीकर जो है, वहां पर सीकर में महत्वपूर्ण स्थान यदि है, जिस स्थान पर प्राचीनतम सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, वो है आपका गणेश्वर। यहां पर देखिए गणेश्वर की सभ्यता बहुत महत्व रखती है राजस्थान के इतिहास में। अब इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये है कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे आपका गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है जो उसको सबसे शुद्ध माना जाता है, 22 कैरेट का सोना थोड़ा कम शुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार से यहां पर 99% शुद्धता वाला तांबा मिला है, इसलिए इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है। और ये गणेश्वर जो है, इसके सीकर की जो कांतली नदी है, सीकर में कांतली नदी बहती है, उस नदी के किनारे पर है। और यहां पर प्यारे दोस्तों इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट बात है जो आपको मैंने ब्लू इंक से हाईलाइट कर दी है कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सीकर को कहा जाता है। और इसकी खोज जो है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी, उत्खनन कराया गया था उनके द्वारा। और यहां पर एक और इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मछली पकड़ने वाला कांटा भी मिला है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है गणेश्वर सभ्यता की। नंबर 1 बात तो ये है कि मछली पकड़ने का कांटा कहां मिला है, गणेश्वर सभ्यता में मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, यहां पर 99% शुद्ध तांबा मिला है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, ये सीकर में स्थित है। थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहां पर सीकर से थोड़ा सा नीचे बढ़े आपके अलवर है, और अलवर से थोड़ा सा भी नीचे आप चले तो आपका आता है भरतपुर जिला, जो राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। तो इस भरतपुर में यहाँ पर ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि का आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जो है ब्रज क्षेत्र की जो संस्कृति है वो देखने को आपको मिलती है। तो देखिए आपका जो भरतपुर है वो उसमें नोहे नामक एक स्थान है, जिसको आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, नोहे बोलते हैं उसको, NOH नोहे। ये जो है इसकी खोज जो है RC अग्रवाल ने की थी, और ये विद्यार्थियों RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। और इसके अलावा जो है ये रूपारेल नदी यहां पर बहती है, उस रूपारेल नदी के किनारे पर यह सभ्यता का विकास हुआ है। ये सभ्यता जो है 14वीं ईसा पूर्व से, ध्यान दीजिए, 14 ईसा पूर्व से लेकर के 30वीं शताब्दी तक इसका विस्तार है। और यहां पर बड़ी इंपोर्टेंट बात जो है, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यहां पर जो है यक्ष बाबा या जाख बाबा की मूर्ति मिली है,
डेट इज वेरी इंपोर्टेंट। प्यारे दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहां पर हम लिख देते हैं वेरी इंपोर्टेंट। यानी यक्ष बाबा या जाक बाबा की मूर्ति कहां पर मिली है, तो आपका जवाब होगा नो है, भरतपुर में मिली है। इसके अलावा पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा भी यहां पर मिली है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपकी बात थी भरतपुर जिले की, और यहां पर आपने नौ सभ्यता को पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, तो आपका थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो धौलपुर आता है, लेकिन हम यहां से थोड़ा सा यहां टर्न ले रहे हैं क्योंकि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपके देखिए जयपुर, हमारे प्रदेश की राजधानी और हमारे राजस्थान के इतिहास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, आप चाहे मौर्यकालीन से ले लीजिए और उससे पूर्व का भी समय ले लीजिए, जयपुर का राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के भूगोल में और राजस्थान की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जयपुर की गणगौर बहुत प्रसिद्ध है और आप जानते हैं कि इसको जो है पर्यटन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके अलावा जो है अपनी सुंदरता के लिए और गुलाबी नगरी के लिए जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, आज भी इसकी वही पहचान है और प्राचीन काल में भी इसकी बहुत बड़ी पहचान थी। देखिए आप, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान था बैराट या विराटनगर। ध्यान दीजिए, बैराट जो है उस स्थान को ही विराटनगर कहा जाता था। इस बैराट या विराटनगर में जो है पाषाण युगीन प्रमाण ही मिले हैं, पाषाण काल के ही प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, पाषाण काल के भी प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी इंपोर्टेंट घटना होने वाली है और वो आपको जानना जरूरी है। वो न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वो ये है कि 1837 में, ध्यान दीजिए, इसको हम बिल्कुल नीले बॉक्स में कर रहे हैं, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये है कि 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा, किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा जो है बीजक डूंगरी स्थान पर 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक डूंगरी नामक स्थान पर एक अशोक का शिलालेख था जिसको कैप्टन बर्ट ने खोज निकाला था। और इसके बाद 1840 में इस पूरी चट्टान को काट करके और उसको काट करके कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया था। तो ये प्रमाण देता है कि यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता का बहुत अधिक विकास हो चुका था, या मौर्यकालीन सभ्यता का प्रमाण यहाँ पर हमको मिलता है। कहां पर? बैराट या विराट नगर में। आपसे पूछा सकता है कि अशोक का जो शिलालेख है, उस शिलालेख को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा कैप्टन बर्ट को। और एडिशनल जानकारी, इसी शिलालेख को फिर काट करके चट्टान, उस चट्टान में था ये, उसको काट करके और कलकत्ता के संग्रहालय में इसको रखा गया था। प्यारे दोस्तों, इस बीजक डूंगरी स्थान से नजदीकी एक और क्षेत्र है, इसको बोलते हैं भीम डूंगरी। यहां पर कार्लाइल के द्वारा खोज की गई थी। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहां पर बौद्ध विहार के प्रमाण मिले हैं और वृत्ताकार मंदिर के प्रमाण मिले हैं। प्यारे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि ये बौद्ध संस्कृति का भी प्रमुख स्थान है। और इसके अलावा यहां पर 36 मुद्राएं मिली हैं और इसी स्थान को हेनसांग ने पार यात्र कहा है। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट बात है कि विराट नगर को या बैराट को हेनसांग ने क्या कहा है? तो विराट नगर या बैराट को हेनसांग ने पार यात्र कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बातें हैं जो आपको आपके नीले बॉक्स में जितनी बातें दे रखी हैं, प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कौन सी सभ्यता की किस जिले में लोकेशन है और हमको क्या क्या बातें याद रखनी है। प्यारे दोस्तों, हमारा ये प्रयास है कि आप चीजों को सरल रूप में समझ पाएं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश, जहां पर हम प्रयास करते हैं कि आपके सामान्य ज्ञान जो है उसको सरल रूप में आपको पेश किया जाए, और इंग्लिश जो आपके लिए कभी कभी समस्या का कारण बन जाती है उसको भी बहुत ही सरलतम रूप में आपके सामने पेश किया जाए। प्यारे दोस्तों, ये सभ्यताओं का जो वीडियो है, इसको हम एक वीडियो में पूरी सूचनाओं को बता पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर हम इस सारी बातों को एक साथ इस वीडियो में पेश करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाता है, और जब वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे आपका पढ़ने का इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सूचना दे पाएं। इसलिए आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज इनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।